हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का वापस से आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। वीडियो का टाइटल देख के आप बोलोगे कि क्या प्रवीण सर अभी अभी बोले हमने सीएस एग्जीक्यूटिव में एंट्री लिया है और आप हमें स्टार्टिंग से ही नेगेटिव कर देना चाह रहे हो कि वाई 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन द सीएस एग्जाम्स। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा कि माना कि जो टाइटल जो है वो आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा, लेकिन इस नेगेटिव टाइटल के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाली चीजें जो हैं वो आपको मिलने वाली है। राइट सर, अगर बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं आप लोगों का एक बड़ा भाई हूं और बड़ा भाई होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप ये एक वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स में जब आप एंट्री यहां पे कर रहे हैं, जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में कदम रख रहे हैं, तो जब एंट्री का ही पॉइंट है उसी टाइम पे मैं आपको ये बता दूं कि बेटा कौन सी गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी है या कौन सी चीजों पे आपको ध्यान रखना है ताकि आप वो 90% वाला जो क्राउड है उसके अंदर ना आए और जो 10% वाला क्राउड है उसमें आप अपनी जगह जो है वो अच्छे तरीके से बना लें। गॉट द पॉइंट? तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुल मिला के 6 बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर ये 6 बातें आपने ध्यान रखी तो ऐसे केस में आप वो 90% फेलियर वाले क्राउड में नहीं आएंगे और 10% पास होने वाले क्राउड में पक्के से आ जाएंगे। गॉट द पॉइंट? लेकिन इसके पहले कि कंटेंट को मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को वापस से बता देना चाहूंगा कि हम लोगों ने यानी कि सीएस कार्ट इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सीएस स्टडीज, राइट, क्या लॉन्च किया है? हमने यहां पे लॉन्च किया है लाइव गुरुकुल बैच। सही, इसमें क्या रहेगा? इसमें कुल मिला के जो चीज आपको यहीं पे ही दिखाई दे रही है कि हमने आप लोगों का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम जो है काइंड ऑफ वो यहां पे बना दिया। बच्चों का ये कहना होता है कि सर मैंने लेक्चर्स को परचेज कर तो लिया लेकिन मैं अपना टाइम टेबल जो है वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, कोई मुझे क्या बोलिए उस चीज को लगातार पुश करने वाला नहीं है जो मुझसे पढ़ाई करवा के ले। राइट? तो सीएस कार्ट इंडिया ने जैसे सीएसडब्ल्यूटी में आपसे पढ़ाई को करवा के लिया था, जिसके बदौलत आपने सीएसडब्ल्यूटी में ऑसम वाला स्कोर लेके आए। कितने सारे बच्चे थे जिन्होंने 173, 187, 197 तक का स्कोर जो है वो भी लेके आए। गॉट द पॉइंट? उसी ट्रैक पे सीएस एग्जीक्यूटिव में भी सेम काम हम यहां पे करने वाले हैं, जिसमें कि क्या क्या रहेगा? सबसे पहली बात 100 डेज का एक प्लान आपको यहां पे बना के दिया जा रहा है, जिसमें कि डे 1 से लेके डे 100 तक आपको कौन से लेक्चर्स को देखना है ताकि 100 दिन की पढ़ाई के अंदर आपका पूरा कोर्स जो होगा वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। राइट? एंड सर, ये वाली चीज करते टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे के क्लासेस जो है वही देखने हैं और बाकी 4 से 5 घंटे आपको क्या करना होगा? सेल्फ स्टडी पे ध्यान जो है वो आपको देना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद में सब बोले मैंने क्लास तो कर ली, आज की क्लास मैंने करी, लेकिन आज मुझे डाउट्स जो है वो भी क्रिएट हुए, तो उनका कैसा? तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेम डे पे यानी कि डे 1 से लेके डे 100 तक जो भी आपके डाउट्स आएंगे उनको लाइव सॉल्व करने के लिए सूरज सर और मैं और बाकी जितने भी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज आपके रहेंगे वो लाइव आपके जूम के ऊपर क्या करेंगे? डाउट सॉल्विंग जो है वो करने वाले। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वीकली टेस्ट सीरीज जो है वो भी रहेगा, जिसमें हफ्ते भर का जितना भी कंटेंट आपका हो जाता है उसके ऊपर आप क्या करेंगे? संडे टू संडे टेस्ट देंगे, जिसका प्रॉपर इवैल्यूएशन जो है वो किया जाएगा बाय पार्श्वी मैम, जो कि आपको ये भी बताएंगे कि कहां आप किस टाइप की गलतियां कर रहे हैं और उसमें क्या इंप्रूवमेंट आपको करना। गॉट द पॉइंट? और जहां जहां आप अपने ट्रैक से थोड़ा भी अगर डाइवर्ट हो रहे होंगे तो वापस से ट्रैक पे लाने के लिए मेंटरिंग सेशन जो है वो भी आपके साथ में हर संडे टू संडे वहां पे किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, बच्चों का पूछना होता है कि सर क्या फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आते हैं तो आईसीएसआई का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि हमें जो आंसर्स है वो किस तरीके से लिखने चाहिए? तो वो सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे सिंपली प्रोवाइड करी जा रही। गॉट द पॉइंट? यानी कि ये लगा लीजिए बेसिकली अगर मैं यहां पे बात करूं तो 5 बार रिवीजन करने का ये एक काइंड ऑफ ब्रह्मास्त्र आप लगा लीजिए जो कि आपके लिए बना के यहां पे दे दिए। सब 5 बार रिवीजन कैसे?
सबसे पहले जो 100 डेज का आपको प्लान बना के दिया कि कैसे आपको पूरा स्टडी जो है वो करना है, सबसे पहले वाला। दूसरा, जो आपका डाउट सॉल्विंग होगा वहां पे सेकंड टाइम आपका प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डाउट पूछ रहे होंगे, मतलब काइंड ऑफ नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आपका रिवीजन जो है वो हो रहा होगा। फिर उसके बाद में तीसरा, जैसे कि 100 डेज का आपका रेगुलर क्लासेस का प्लान बना के दिया गया, सेम ऐसा ही आपको आगे रिवीजन का जो शेड्यूल है वो भी मिलेगा कि कितने दिनों में कितना पार्ट आपको रिवाइज करना है और किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। तीसरी बार रिवीजन आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में संडे टू संडे जो आपका वीकली टेस्ट हो रहा है, उससे आपका चौथा रिवीजन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब आपको टेस्ट देना होगा तो टेस्ट के पहले एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि अच्छे तरीके से आप अपने पेपर को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। और फिर उसके बाद में पांचवी बार का जो रिवीजन आपका होगा वो तब होगा जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद में आप लाइव बूस्टर आपका जो ये रहेगा, गॉट द पॉइंट। इस बूस्टर में से हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे, उनके जो आंसर्स होंगे, उनका क्लास आप अटेंड कर चुके होंगे, गॉट द पॉइंट। यानी कि एक ही कंटेंट को आप 5 बार अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, तो दिसंबर में आपका एग्जाम जो है वो क्यों क्लियर नहीं होगा, गॉट द पॉइंट। फीस के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, दिस इज द फीस शेड्यूल। अगर यहां पे मैं बात करूं तो पहले भी मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूं, एंड अगर किसी भी टाइप की कोई क्वेरीज होंगी फीस को लेके, बैच में एडमिशन लेने को लेके, तो एक तो यहां पे जो ब्लू वाली पट्टी है वहां पे फोन नंबर चल रहा है, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको लिंक दिया गया है जिसके जरिए आप सिंपली जो इंक्वायरीज वगैरह हैं वो आप सिंपली कर सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो चलिए सर, यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं फटाफट आज के हमारे इस टॉपिक के ऊपर। आज के हमारे इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कि व्हाई 90% स्टूडेंट फेल्स। 90% बच्चे जो है वो फेल क्यों होते हैं, राइट। अब ये बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो बात है वो ध्यान से सुनिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि आपके पास अगर मैं दिसंबर 2021 वाले एग्जाम्स के बारे में बात करूं, राइट, तो कुल मिला के आपके पास तकरीबन 210 डेज हैं, और ये 210 दिन के अंदर आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो यूजुअली क्या होता है, बच्चा सोचता है कि यार 210 दिन है, चलो ठीक है, आराम से प्रिपरेशन कर लेंगे, है मेरे पास में टाइम, काफी टाइम पड़ा है। तो क्या करते हैं, इनिशियल वाले जो डेज होते हैं उन डेज में सिंपली क्लासेस जो है उनको कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं। मतलब ये कि प्रवीण सर ने चिल्ला चीख के बताया कि बेटा आपको दिन में ना 4 से 5 घंटे की क्लासेस करनी है, और डेली आपको 4 से 5 घंटे का रिवीजन जो है यानी कि सेल्फ स्टडी जो है वो आपको करना है। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, अरे सर मैं तो बोले सेल्फ स्टडी कर लूंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्लासेस का कंटेंट जो है ना वो थोड़ा बोले अच्छा खासा मैं देख लूं, पहले मेरी क्लासेस जो है ना वो बोले अच्छे तरीके से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो क्या करेंगे, या तो सिर्फ 4 से 5 आवर्स की क्लासेस करेंगे और सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और या फिर सब बोले 8 आवर्स की, जैसे कि वेब सीरीज देखते हो वैसे क्लासेस को कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे। ये सोचेंगे कि जहां सर ने 100 डेज का प्लान मुझे बना के दिया है, मैं एक काम करता हूं, मैं 70 डेज में क्लासेस खत्म कर दूंगा, और फिर तुम्हारा भाई 1 महीने के अंदर सेल्फ स्टडी करेगा और पूरे के पूरे क्लासेस को अच्छे तरीके से वापस से रिवाइज कर लेगा। ये बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो आपको स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम डे 1। जो इनिशियल वाले मंथ्स हैं वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, और अगर मैं 90% स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के मंथ्स में खुद की जो मेहनत करनी थी ना वो मेहनत कतई नहीं करते, मतलब लीनियंट चलते हैं। क्या करेंगे, 4 घंटे की क्लास देखेंगे, 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करेंगे, 4 घंटे की क्लास देखेंगे, सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 4 या 5 घंटे की क्लास देखेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन जिस टाइम पे सेल्फ स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे साथ में सोशल मीडिया भी चालू था। क्यों, अरे अभी तो CSWD पास किया है, कितना बोझ डालोगे मेरे सर के ऊपर। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, जिसकी वजह से 90% बच्चे जो हैं वो CS एग्जीक्यूटिव में आने के बाद में फेल हो जाते हैं, और आपको ये 90% के क्राउड में कतई नहीं आना है दोस्त।
गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अच्छा, फिर उसके बाद में दूसरी बात, कंसेप्ट क्लैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। यूजुअली अगर मैं 90% बच्चों के बारे में बात करूं, जब इंटरेक्शन होता है, सर बस ये बता दो एग्जाम में क्या आने वाला है, उसके हिसाब से मैं पढ़ाई कर लेता हूं। सर बस एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी जो है ना वो मुझे करनी है, बस एक बार डिग्री मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद जब मेरे पास में जॉब आएगी ना तब देख लूंगा। बोले मैं मतलब नॉलेज के पीछे नहीं भागते हैं। 3 इडियट्स मूवी देखने के बावजूद नॉलेज के पीछे नहीं भागेंगे, किसके पीछे भागेंगे? डिग्री के पीछे भागेंगे। गॉट द पॉइंट? तो मेरे भाई ये बहुत ध्यान से सुन लो, अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, अगर आप पढ़ते टाइम पे ये नहीं सोचते हो कि भाई साहब ये कंपनी बनानी क्यों है, भाई धंधा ही करना है ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप करके कर लेते थे, हैं पार्टनरशिप फर्म बना लेते, ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो कर लेते। व्हाई टू स्टार्ट अ कंपनी? या ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पे भी आता है जहां पे आपको दिमाग लगा के सोचना जरूरी है कि अगर लॉ में ये प्रोविजन दिया गया, क्यों दे दिया भाई साहब, और मैं क्यों पढ़ूं? सिर्फ लॉ में दे दिया इसलिए मैं पढ़ूं क्या? ये सिर्फ लॉ में दिया हुआ है क्या सिर्फ इसलिए किसी भी कंपनी को कोई प्रोविजन मानना चाहिए क्या? सोचना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? जितना ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में आप सोचोगे, जितना ज्यादा कंसेप्चुअल आप वहां पे सोचोगे, उतना कम आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, उतना कम आपको याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएगी भाई साहब। जैसे जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपको चीजों को रिवाइज करना नहीं पड़ेगा, चीजें अपने आप आपको याद होती जाएंगी। गॉट द पॉइंट? अगर आप रट्टा मारते हो, आपको 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा किसी भी एक कंसेप्ट को याद करने के लिए, मगिंग अप करने के लिए। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करते हो तो सर 2 बार अगर मैं रिवाइज करूंगा तो दिमाग में मेरे को वो कंसेप्ट जो है वो बैठ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सबसे पहली बात, स्टार्ट करना है डे 1 से, क्योंकि मुझे 90% वाले फेलियर क्राउड में नहीं आना है। दूसरी बात, मुझे मगिंग अप नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, मुझे कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है। मुझे मेरा हर एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। गॉट द पॉइंट? और फिर उसके बाद में जो अगला पॉइंट आपका आता है दैट इज अ कंसिस्टेंसी। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर यूजुअली कैसा होता है कि बच्चा CSWT से पास होके एग्जीक्यूटिव में आया और आते ही प्रवीण सर का वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर और फिर बोला अब तो सर बोले मैं फोड़ दूंगा, अब तो देखो बोले आप दिसंबर में ऑल इंडिया रैंक अगर आ रहा है ना तो बोले तुम्हारे भाई का ही आ रहा है, बोले पक्का 100%। और स्टार्टिंग में बंदे को जहां मैंने कहा 8 से 9 घंटे पढ़ना है, बंदा पढ़ रहा है 15 घंटे 16 घंटे। ठीक है, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में मम्मी और पापा बोल रहे भाई साहब क्या लड़का जन्म पैदा किया, बोले हमने मस्त पढ़ाई करता है, बोले ऐसा तो कभी हमने इसको देखा ही नहीं। एक हफ्ते 2 हफ्ते में इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि 7वें आसमान पे चला जाएगा। गॉट द पॉइंट? और फिर वो 2 महीने के बाद में, सॉरी 2 हफ्ते के बाद में जो ग्राफ आपका नीचे आना शुरू होता है, अरे भाई साहब पूछो ही मत फिर तो आप हैं। फिर उसके बाद में जो आपका टाइम टेबल है 16 घंटे से आ गए भाई साहब 10 घंटे पे, 10 घंटे से आ गए भाई साहब 4 घंटे पे, और 4 घंटे से मिडिल में आते आते ऐसा होगा 2 घंटे की क्लास देख लेना बस बहुत है ना, और कितना करेगा बोले इंसान है। फिर उसके बाद में जब ये पता चलेगा कि दिसंबर का एग्जाम आपके सर पे आ चुका है तब जाके होय होय कहां है बुक्स, कहां है, मेरे को पढ़ाई करना नहीं ना यार। स्कैटर्ड वे में पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। गॉट द पॉइंट? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। अगर बार बार लगातार अगर आप मेहनत करोगे तो कठिन से कठिन चीज को भी हासिल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्या? रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको आपके फैकल्टी ने यह बता दिया कि सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, आपको कंसेप्ट जो था वो आपको समझा दिया, आपने कहा हाँ सर जो आपने समझाया ना मेरे दिमाग में बैठ गया, मुझे समझ में आ गया। लेकिन उसके ऊपर जो आपको और मेहनत करनी चाहिए थी, मतलब आपको खुद को उसको क्या करना चाहिए था? रिवाइज करना चाहिए था।
हाँ सर वो किया सर, आपने बोला ना कि 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने का, फिर उसके बाद में सेम डे उसी चीज को रिवाइज करने किया सर, मैंने किया सर। फिर उसके बाद में वो वाले टॉपिक को रिवाइज आप करने की बात कब कर रहे हो? सर बोले करूंगा, पहले कोर्स कंप्लीट हो जाने दो उसके बाद में करूंगा। अरे क्यों भाई साहब, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां पे ये कंसिस्टेंसी के बारे में बात करूं तो मैं जब एग्जीक्यूटिव की क्लास में हुआ करता था, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा था भाई साहब। मेरा जो फंडा था वो बहुत ही सिंपल सा फंडा था। मैं आपको यहां पे सिंपली बताता हूं क्या फंडा था। मैंने ये डिसाइड किया कि जैसे मान लीजिए आज की मेरी क्लास हुई, 4 से 5 घंटे की मेरी क्लासेस जो हैं वो हो गई, गॉट द पॉइंट। फिर सेम डे मैं क्या करता था, मैं मेरा रिवीजन करता था। मतलब काइंड ऑफ ये लगा लीजिए कि मैंने यहां पे अपना सेल्फ स्टडी जो है ना वो कर लिया, गॉट द पॉइंट। और ये शेड्यूल जो है, यही शेड्यूल जो है ये मेरा जाता था लगभग 6 दिन, 6 डेज, यानी कि कब से लेके कब तक, सब मंडे से लेके सैटरडे तक। और फिर उसके बाद में 7वें वाले दिन यानी कि संडे को जब मेरा टेस्ट वगैरह हुआ करता था, वीकली टेस्ट वगैरह जब रहता था, उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं एक काम करता हूं कि मंडे से लेके सैटरडे तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा ना, इसको मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा। मंडे से लेके सैटरडे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, मंडे को एक बार मैंने रिवीजन किया, सबसे पहले मंडे को एक बार मैंने क्लास किया, फिर मंडे को मैंने एक बार रिवीजन किया, और फिर उसके बाद में संडे को एक बार मैंने रिवीजन किया। सर इससे पहले कि मैं मंडे का कंटेंट भूल जाता, मैंने आने वाले संडे को उसको क्या कर डाला, रिवाइज कर डाला। क्या मैं उसको भूलूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या करता था, यही पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये मेरा चलता था तकरीबन 1 महीने के लिए, फॉर 1 मंथ। और 1 महीने के बाद में मैं अलग से पूरा एक दिन निकालता था जिस दिन मैं कुछ भी और पढ़ाई नहीं करूंगा। सिर्फ क्या करूंगा, मैं यहां पे महीने के जो मेरा डे 1 था वहां से लेके 30 डेज तक का पूरा जो कोर्स था उसको रिवाइज करता था एक दिन के अंदर। सर ये बहुत ज्यादा नहीं फेंक रहे हो क्या आप, रजनीकांत हो क्या आप, कि पूरा का पूरा कोर्स जो 1 महीने का कोर्स था उसको आपने एक दिन में रिवाइज कर लिया? ये ध्यान से सुनिए भाई साहब। यूजुअली क्या होता है कि जब आप रिवीजन करने जाते हो ना, जितनी बार आप रिवीजन करने जाते हो उतनी बार आप स्क्रैच से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, लाइन टू लाइन, एक लाइन जो है उसका पढ़ना स्टार्ट करते हो स्क्रैच से। भाई साहब क्या जरूरत है बार बार पूरा स्क्रैच से पढ़ना, क्या जरूरत है भाई साहब? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले डिटेल में आपने स्टडी कर लिया, फिर उसके बाद में जब रिवाइज आप करने जा रहे हो, क्या आपको उतना ही टाइम लगना चाहिए क्या जितना हमने सबसे पहले लगाया था? आंसर इज नो, उससे कम टाइम लगना चाहिए। और अगली बार सर उससे भी कम लगना चाहिए, अगली बार उससे भी कम लगना चाहिए। तो माना कि ये जो मैं यहां पे मान लीजिए 31st डे को जो मैं रिवीजन करता था, इसमें मेरा थॉरो रिवीजन नहीं होता था, लेकिन एटलीस्ट मैं बोलता था कि भाई साहब कंपनी नाम की चीज होती है, उसको गवर्न करने के लिए कानून बनाया गया जिसका नाम होता है कंपनीज एक्ट 2013। सर उसके अंदर कुल मिला के 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस हैं, 38 से भी ज्यादा उसमें क्या दिए गए हैं, रूल्स वगैरह जो है वो दिए गए। बोले ठीक है साहब। फिर कंपनी की डेफिनेशन जो है वो दी गई सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से किया गया होगा उसे ही कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी माना जाएगा, बाकी किसी को नहीं माना जाएगा। सब बोले अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक लीगल पर्सन होती है, और कानून की नजरों में उसकी अपनी एक एंटिटी होती है। गॉट द पॉइंट? ऐसे करके बुक को नहीं देखा भाई साहब, बुक को मैंने हाथ भी नहीं लगा। मैंने क्या किया, मैंने बस ऐसे ही रिकॉल करने की कोशिश करी। सुबह से लेकर शाम तक अपने आप से मैं बातें कर रहा हूं कि मैंने ये पहले चैप्टर में ये चीज को पढ़ा, सेकंड वाले चैप्टर में ये वाली चीज को पढ़ा, थर्ड वाले चैप्टर में मैंने ये वाली चीज को पढ़ा, कंपनी लॉ में ये पढ़ा था, टैक्स लॉ में ये पढ़ा था, जीआईएल में ये पढ़ा था, एसबीसी में ये पढ़ा था, बिना बुक को हाथ लगाए। क्या कुछ भी याद नहीं आएगा क्या? सर ऐसा नहीं होने वाला। करके देखिएगा एक बार, जब करके देखेंगे आपको ये पता चलेगा कि अरे यार काफी सारा का सारा तो नहीं आने वाला, लेकिन हाँ काफी सारा कंटेंट आपको याद आएगा और आप ये बोलेंगे आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट भाई साहब, मतलब जितना मैंने पढ़ा था बेकार नहीं गया है, इट वॉज अ गुड थिंग, इट वॉज अ गुड अटेम्प्ट, अच्छा ट्राई किया, बोले मैंने अच्छा प्रयास मैंने यहां पे किया। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा कि आपको कंसिस्टेंटली क्या करना होगा, आपको कंसिस्टेंटली रिवीजन जो है वो यहां सिंपल तरीके से करना पड़ेगा।
इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। तो टाइमली रिवीजन मतलब प्रैक्टिस अगर आप करोगे बार 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 बार, तो प्रैक्टिस मेक्स मेन एंड वुमेन यानी कि एवरीवन परफेक्ट। हर किसी को क्या बनाता है? परफेक्ट बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला आता है भाई साहब राइटिंग प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज। सर हम जब CSWD में थे, एमसीक्यू बेस्ड वाला आपका पेपर था। जब आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, आपको क्या करना था? टिक करना था, वो भी कंप्यूटर से। गॉट द पॉइंट? यानी कि आपके हाथ का जो इस्तेमाल है, लिखने का जो इस्तेमाल है, वो बहुत ही कम हुआ। इसके वजह से दो नेगेटिव बातें हो गई। क्या? सबसे पहली बात, आपकी जो राइटिंग लिखने की जो प्रैक्टिस थी, स्पीड में लिखने की जो प्रैक्टिस थी, वो आपकी छूट गई। दूसरी बात सर, आपकी हैंडराइटिंग जो थोड़ी बहुत अच्छी आ सकती थी सर, वो भी प्रैक्टिस आपकी क्या हो गई? छूट गई। अब बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है भाई साहब। ये समझ में आ रहा है? और काफी बार मतलब जो लोग अपने क्या बोलेंगे इस चीज को, बीकॉम का एग्जाम देते हैं या 12th का एग्जाम दिया, सर बोले मेरा 100 मार्क का पेपर था, 100 मार्क के पेपर में से 5 मार्क का, 10 मार्क का, 15 मार्क का, या कई तो ये कहते हैं कि 20 मार्क का छोड़ के आ गया। क्यों छोड़ के आ गए? टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से। होता क्या है कि जब आप फाइनल एग्जाम के अंदर पहले क्वेश्चन का जवाब लिख रहे होते हो, तो आप ऐसा क्वेश्चन चूज करते हो जिसका आंसर आपको सबसे बेहतर आता है। क्यों है सर? वो एग्जामिनर जो है ना, उसके दिमाग पे अच्छा इंपैक्ट पड़ना चाहिए, यही सोचते हैं ना। और उसमें आपको लिख के आना चाहिए था 1 पेज, आप भाई साहब लिख के आ गए 4 पेज हैं। कई लोगों को ग्रेजुएशन की आदत होती है, सब बोले हमारी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा है कि अगर ग्रेजुएशन में आपने 8 से 10 पेज नहीं भरे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बताइएगा कमेंट सेक्शन में ऐसा होता है कि नहीं होता है? गॉट द पॉइंट? 8 से 10 पेज नहीं भरोगे तो बोले मार्क्स नहीं मिलते। तो वही फंड आप यहां CS में डालने की कोशिश करते हो ना भाई साहब ना। ये ध्यान से सुनिएगा, CS में आपको बुकिश लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी ही लैंग्वेज में आंसर लिखना है, लेकिन वो जो आपका आंसर लिखने का तरीका होगा वो प्रोफेशनल होना चाहिए, राइट? लेकिन वो प्रोफेशनल तरीका लाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी बार बार, ताकि स्पीड आपकी क्या होगी? बढ़ेगी, सबसे पहले। दूसरी बात, आप अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल जो होगा वो अपने आंसर के अंदर करोगे। अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल, जो प्रोफेशनल वाले जो वर्ड्स होते हैं, लीगल वाले जो वर्ड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल आप अपने आंसर में करोगे। गॉट द पॉइंट? तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो ये प्रवीण सर का कोट है भाई साहब, PC बाबा का कोट है। क्या? 1 क्वेश्चन एवरी डे कीप्स द फेलियर अवे। जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि 1 एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। गॉट द पॉइंट? सेम ऐसे ही यहां पे प्रवीण सर का कहना है क्या, कि अगर रोज का आपने अपने आप एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपने करी, तो भाई साहब आपका जब तक एग्जाम आएगा 210 दिन है भाई साहब, 210 दिन में 210 क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने लिख लिए ना, तो आपका आंसर इतना परफेक्ट बन चुका होगा जिसकी कोई हद नहीं। गॉट द पॉइंट? और फिर उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है टाइम मैनेजमेंट, जहां मैंने आपसे कहा कि फाइनल एग्जाम में 5 से 10 मार्क का पेपर आपका छूट जाता है। कारण क्या है? पहले क्वेश्चन को लिखने में आपको जहां 1 पेज देना चाहिए था, आपने 4-5 पेज लिख के आ गए। गॉट द पॉइंट? फिर आखिरी क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास एग्जाम में टाइम ही ना बचा भाई साहब, आपके पास एग्जाम में क्या नहीं बचा? टाइम ही नहीं बचा। तो ऐसे केस में ये ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है? आपको पूरे पेपर की बजाय पर क्वेश्चन टाइम का मैनेजमेंट जो है वो करना है। सब मतलब ये कि आपको जो पेपर आता है वो रहता है 100 मार्क्स का, और कितने घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा? सर 3 घंटे में। सर 3 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? सब बोले 180 मिनट्स होते हैं। अब से फॉर एग्जांपल कि इसमें से ना मैं 30 मिनट्स निकाल देता हूं। सर क्यों? सर वो थोड़ा ऐसे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आजू बाजू देखना पड़ता है, मेरा फ्रेंड आके बैठा है क्या, एग्जाम ये हॉल के अंदर कोई ऐसी बंदी की जिसको मैं अपनी क्रश बना सकूं, हैं, या जो ऑलरेडी मेरी क्रश है वो आके बैठी है क्या। गॉट द पॉइंट? ऐसा थोड़ा अपन ब्योरा वगैरह लेते हैं, और जब दिमाग में आंसर नहीं आ रहा होता तो अपन ऐसे ऊपर नीचे देखते हैं, दाएं बाएं, दिमाग पे जोर लगाने के लिए काम करते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि 30 मिनट का टाइम जो है वो आपका निकल जाता है, मान लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ने में, बाकी सब काम करने में, ठीक है। तो आपके पास में कितना टाइम बचा? बोले 150 मिनट्स बचा। यानी अगर आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है, 150 मिनट का टाइम आपके पास में। अच्छा, तो बताओ 1 मार्क के लिए आपके पास में कितने मिनट है भाई साहब? सब बोले 1.5 मिनट्स।
जरा बताइए एक बार, अगर 1 मार्क के आंसर के लिए आपके पास में 1.5 मिनट है तो क्या ये कम है क्या? आंसर इज नो सर। जिनको लगता है कि कम है करके एक बार पानी के अंदर ऐसे नाक डुबो के देखना, समझ में आएगा कम है कि नहीं है। 1.5 मिनट डुबो के देखना आप एक बार। गॉट द पॉइंट? सर बोले कहां का कहां आप रिलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों अलग अलग चीजें, बिल्कुल भी अलग नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, 1 मार्क के लिए 1.5 मिनट, 2 मार्क के लिए 3 मिनट। गॉट द पॉइंट? फिर उसके बाद में अगर 4 मार्क का आता है तो 6 मिनट, 5 मार्क का क्वेश्चन अगर आपका रहता है, जो कि मैक्सिमम आपका 5 मार्क का ही क्वेश्चन जो है वो आपको मिलता है, तो उसके लिए कितने मिनट हो गए? 7.5 मिनट्स हो गए भाई साहब। जरा सोचिए, 5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको 7.5 मिनट का टाइम जो है वो मिल रहा है। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब एक बात और ध्यान से सुनो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये यानी कि लाइन के इस साइड वाला जो पार्ट है ना, ये आपका पेपर है, एक पेपर है। इसमें आपने कहा सर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखता हूं जो कि 5 मार्क्स के लिए है। आपने क्या किया? आपने यहां पे आंसर को लिखना स्टार्ट किया। इसका आंसर जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 1 पेज में आना चाहिए था, और आप मतलब अच्छे तरीके से आंसर यहां पे लिख रहे हैं, टाइम लगा के रखा आपने यहां पे प्रॉपरली सोचा हुआ है कि 7.5 मिनट में मेरा आंसर जो है वो लिखा जाना चाहिए। गॉट द पॉइंट? 7.5 मिनट खत्म हो गए और यहां तक ही आप आंसर को लिख पाए। आपके हिसाब से लिखना चाहिए था आपको कहां तक? यहां तक। कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको वहीं पे, कोई बात नहीं, उसको फिलहाल के लिए वहीं पे छोड़ दीजिए। और क्या करेंगे? आप बढ़ जाएंगे अगले वाले पेज पे, आप बढ़ जाएंगे अगले वाले पेज पे, और अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसका आंसर जो है वो आप लिखना शुरू कर दीजिए। गॉट द पॉइंट? ऐसे करते 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 आपको ये पता चलेगा कि 2.5 आवर्स में आप 100 मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर चुके हैं। बात पूरी नहीं हुई, ध्यान से सुनिएगा। 100 मार्क्स का पेपर जो है कुछ ना कुछ उसमें लिख चुके हैं। कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें शायद आधा ही लिखा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें पूरा आंसर में लिख चुका हूं जितना उसमें आना चाहिए था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना हुआ भाई साहब? 2.5 आवर्स। यानी कि बेसिकली जो 30 मिनट्स का टाइम हमने अलग से निकाला था इधर उधर ताड़ने वाला, वो टाइम निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला? सर यूजुअली कैसा होता है, जब आप सोचते हैं मेरे पास में 3 घंटे, तो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में आप ढीले चढ़ते, मेरे पास में 3 घंटे है, कर लूंगा, हो जाएगा, राइट? और फिर एकदम आखिरी में आता है, आपकी स्पीड क्या होती है? डॉक्टर की राइटिंग से भी तेज हो जाती है भाई साहब। गॉट द पॉइंट? तो यही वाली चीज अगर स्टार्टिंग से आपको ये ट्रैक रहेगा कि मुझे एक क्वेश्चन खत्म करना है 7.5 मिनट के अंदर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो राइटिंग आपकी लास्ट में जितनी फास्ट होती है उसके आसपास, क्योंकि अच्छी राइटिंग भी निकालनी ना भाई साहब, उसके आसपास फास्ट कहां पे रहेगी? स्टार्टिंग में भी रहेगी। और 30 मिनट्स में से एक भी मिनट आप क्या नहीं करने वाले हो? वेस्ट नहीं करने वाले हो। तो 2.5 घंटे हो जाने के बाद में आपके पास में टाइम है 30 मिनट का, और आपका पेपर जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। 100 मार्क का अटेम्प्ट तो हो ही चुका है भाई साहब। हो सकता है किसी में आपने बहुत ही कम लिखा हुआ, लेकिन अटेम्प्ट तो हो चुका है भाई साहब। 5 या 10 मार्क का आपने जो छोड़ दिया था उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 0। लेकिन 5 या 10 मार्क के क्वेश्चन में अगर 4-5 लाइन आप लिख के आए हो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। और फिर उसके बाद ये ध्यान से सुनिए, जब आपके पास में 30 मिनट अभी आखिरी के बचे हुए हैं, आप जाइए वापस से ये वाले क्वेश्चन के अंदर जहां आपका आंसर थोड़ा लिखना बाकी था। अब आप रिलैक्स्ड, जब रिलैक्स्ड हैं, आपका दिमाग जो होगा ये शांति से काम करेगा, और शायद यहां पे आप कुछ तो भी ऐसे ही बना के लिखने वाले थे, लेकिन अब यहां पे आपको प्रॉपर आंसर जो है वो भी याद आएगा। इसको कर दीजिए भाई साहब, फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, या जहां जहां पे छूटा होगा। हर एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है भाई साहब। सर ऐसा थोड़ी होता है 7.5 मिनट में बोले 5 मार्क का क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व नहीं होता सर। 10 मिनट लग जाते हैं, 12 मिनट लग जाते हैं, स्टार्टिंग में लगेंगे। स्टार्टिंग मेरे को भी लगा था, स्टार्टिंग में लगेंगे ही लगेंगे। स्टार्टिंग में जो आपको टाइम लगेगा वो 10 मिनट का लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि जिस दिन मेरा फाइनल एग्जाम होगा मुझे 5 मार्क का आंसर 7.5 मिनट में लिखना है। ये नोट कर लो भाई साहब, कितने मार्क का अगर क्वेश्चन रहा तो मुझे कितने मिनट में सॉल्व करना है, ये आज आप गांठ बांध लो। टारगेट आपको ये लेके चलना है।
अभी से ही घड़ी बाजू में रख के चलेंगे कि सर मुझे इसी हिसाब से ही चलना है, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं इतने टाइम पीरियड में क्या कर दूं, आंसर को खत्म कर दूं। गॉट द पॉइंट? अननेसेसरी अपने आंसर को बढ़ाना नहीं है। ये समझ में आया क्या भाई साहब? सर एक और सवाल आता है कि सर अगर मैं सीएस में आंसर्स की बात करूं तो उसका लेंथ क्या होना चाहिए? क्या मुझे आधे पेज का लिखना चाहिए? क्या मुझे 1 पेज का लिखना चाहिए? या जैसे मैं बीकॉम में लिखता हूं 2 पेज, 4 पेज, 8 पेज, वैसा लिखना चाहिए? नहीं, ये ध्यान से सुनिएगा। सीएस में हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर 4 लाइन में खत्म हो जाए और 5 मार्क का क्वेश्चन था। हो सकता है कि 5 मार्क के किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर 1 पेज के अंदर आए, और हो सकता है कि 5 मार्क के किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर 1.5 पेज में आए। सर हमें उस क्वेश्चन का जो रिलेवेंट वाला कंसेप्ट है वो लिख के आना है। अब उसको लिखने के लिए जितनी भी जगह यूज हो रही होगी वो चलेगा। कभी कभी 4 लाइन में भी खत्म हो सकता है, कभी 1 पेज में भी खत्म हो सकता है, और कभी 1.5 पेज में भी खत्म हो सकता है। जब हम ये करेंगे अपना बूस्टर, जब हम करेंगे उसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिख के दिखाए हैं उसमें आपको एक चीज आराम से समझ में आ जाएगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो भाई साहब ये बात को अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले दिन से स्टार्ट नहीं करते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी जो है उस पर फोकस नहीं करते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करते, कभी बहुत ज्यादा करेंगे फिर भूल जाएंगे बहुत दिनों तक की पढ़ाई वढ़ाई करनी भी है करके, ठीक है। फिर उसके बाद में सर रिवीजन टाइमली ना 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 करेंगे, बोले आराम से एग्जाम के पहले 15-15, 16-16 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन जो बीच बीच में रिवीजन करना चाहिए था वो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में सर राइटिंग प्रैक्टिस हाथ तक नहीं लगाते। मैं बता रहा हूं आपको, अगर गलती से वीकली टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लिया तो उस टेस्ट में ही पेपर में लिखेंगे, उसके अलावा खुद से कुछ नहीं करेंगे। अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया तो ही वो टेस्ट सीरीज में आंसर्स लिखेंगे, डेली आंसर कोई नहीं लिखता भाई साहब। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन 90% बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट ये तो दूर दूर तक नहीं करते। गॉट द पॉइंट? लेकिन सर इतने सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है जब मैं बीकॉम में हुआ करता था, जब मैं सीएसएजेड में हुआ करता था, मेरा भी पेपर छूटता था, राइट? लेकिन जब से ये टेक्निक मैंने यूज करी है, आज के टाइम पे जब मैं बूस्टर के आंसर लिखवाता हूं, मेरा आंसर जब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, तो मेरा 10 मिनट में आंसर लिखना हो जाता भाई साहब। आपको तो अपने लिए ही लिखना है, किसी और को समझाना भी नहीं है, तो 7.5 मिनट में आराम से हो सकता है। पहले दिन नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 जब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो आराम से हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो अगर आपका ऐसा मानना है या आपकी ऐसी चाहत है कि मुझे वो 90% वाले क्राउड में नहीं आना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये 6 चीजें जो हैं इनको ईमानदारी से फॉलो करना होगा। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये 6 बातें ईमानदारी से दिसंबर के एग्जाम तक आपने फॉलो कर ली ना भाई साहब, आप 90% के क्राउड में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी ये कमिटमेंट देंगे कि सर ये 6 की 6 बातें हम अपने जहन में आज से लेके एग्जाम होने तक रखेंगे, और 90% क्राउड में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आई वांट दिस कमिटमेंट राइट नाउ इनटू द कमेंट सेक्शन। फटाफट ये कमिटमेंट दे दीजिए। गॉट द पॉइंट? और फिर उसके बाद में मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, किसी अगले आई ओपनर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।